हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है नफरत भरी मोहब्बत भाग 13। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक आपने पढ़ा, रजत की शादी हो चुकी थी। मंडप में खड़ी उस लड़की का घूंघट हटाना अभी बाकी था। तभी वहां श्रेयांश ने आकर सभी को रजत की असली कारस्तानी बताई। पर रजत इस बात से खुश था कि उसकी शादी हीर से हो चुकी है। अब यह लोग क्या ही कर लेंगे। तभी श्रेयांश ने रजत की खुशी को ज्यादा न बढ़ाते हुए अक्षिता से उस लड़की के घूंघट को हटाने के लिए कहा, जिसे देखकर रजत बेचारे की हालत खराब हो चुकी थी। आखिर रजत ने ऐसा क्या देखा और कौन है घूंघट के पीछे की लड़की, आइए जानते हैं। अब आगे जैसे ही घूंघट हटा तो रजत बेचारा 2-3 कदम लड़खड़ा चुका था। रजत गुस्से से बोला, तुम कौन हो और हीर कहाँ है? यह क्या बदतमीजी है? किसने किया है यह सब? तभी श्रेयांश ने रजत का कंधा पकड़कर उसे अपनी ओर घुमाते हुए कहा। श्रेयांश बोला, मैं बताता हूँ, तुझे क्या लगा था तू इस खेल का मास्टरमाइंड है? जिस समय तू मुझे बेहोश करने वाला था, याद कर, मुझे किसी का कॉल आया था। वह कॉल किसी और का नहीं बल्कि हीर का था। और गलती से ही सही, अनजाने में वह कॉल रिसीव हो चुका था। मैं कॉल पर बात नहीं कर पाया, पर उसने कॉल पर मेरी और तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। वह समझ चुका था कि कमरे में क्या हुआ होगा। जैसे ही तुमने मुझे मारकर बेहोश किया, यह सब बातें हीर फोन पर सुन चुकी थी। साथ ही उसे यह भी पता चल गया था कि तुमने ऐश्वर्या का खून किया है। थोड़ी देर में मंडप पर दूल्हा दुल्हन को बुलाने वाले थे। इस बीच हीर को कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसने ओम और अक्षिता को यह बात बताई। ओम तुम्हारे जाने के बाद मेरे कमरे में आया, पर उससे पहले ओम ने तुम्हारे लिए एक प्लान बनाकर रखा था। रजत गुस्से से बोला, कैसा प्लान? श्रेयांश बोला, हीर के लिए जो डिजाइनर लहंगा आया था, वह 2 लहंगे थे। कभी कभी अगर एक लहंगा किसी कारणवश डैमेज हो जाए तो दूसरा लहंगा पहना जा सकता है। इसी कारण डिजाइनर ने 2 लहंगे बनाए थे। एक ही रंग, एक ही पैटर्न, एक ही ज्वेलरी। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं हुआ कि दुल्हन असली है या नकली। बस हमने इसी बात का फायदा उठाया। हमने एक लड़की को पैसे देकर तुमसे शादी करने की एक्टिंग करने के लिए कहा। चिंता मत करो, यह तुम्हारी असली बीवी नहीं है, बल्कि बस एक आर्टिस्ट है, जिसे इस नाटक के लिए अच्छी खासी रकम दी गई है। तुम्हारे जैसे आदमी की बीवी बनना मतलब खुद ही गड्ढा खोदकर उसमें गिरना है। तो हम किसी लड़की को जानबूझकर गड्ढे में क्यों धकेलते? लेकिन तुम्हें सबक सिखाना जरूरी था, इसलिए हमने एक आर्टिस्ट को हायर किया। शॉर्ट नोटिस पर ओम की कंपनी की एक मॉडल आई और उसी ने तुम्हारे साथ शादी की सभी रस्में निभाई। कन्यादान, फेरे, सिंदूरदान, मंगलसूत्र पहनना, यानी पूरी शादी। अब सुनो, जब तुम मंडप में चले गए तो ओम मेरे कमरे में आया। उसने मुझे होश में लाने की कोशिश की। जब मैं होश में आया तो मैंने उसे सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन ओम पहले से ही सब जानता था। उसने अपना प्लान बताया और यह भी कि मंडप में हीर नहीं बल्कि कोई और लड़की है। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि ओम की कंपनी में काम करने वाली एक मॉडल है, जिसका नाम रिया था। तो बस यहाँ तुम्हारी शादी हुई और मंदिर में मेरी और हीर की। अरे, मैं तो तुम्हें अपनी वाइफ से मिलाना ही भूल गया। 1 मिनट जान, जरा अंदर आना तो, तुम्हें दिखाकर किसी के होश उड़ाने हैं। इतना कहकर श्रेयांश ने हीर को अंदर बुलाया। वहीं हीर रुद्र के साथ अंदर आ रही थी। जैसे जैसे वह हॉल के अंदर मंडप की ओर बढ़ी, रजत बेचारा तो बेहोश होने वाला था। उसे तो यह उम्मीद भी नहीं थी कि श्रेयांश इतना बड़ा गेम खेल जाएगा, पर अब वह
कुछ नहीं कर सकता था। तभी हीर रजत के पास आई और एक थप्पड़ रजत को जड़ते हुए बोली, तुम जैसा गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा रजत। मुझे लगा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो, पर तुमने यह साबित कर दिया कि कीचड़ में लिपटा हुआ सुअर तब भी एक सुअर ही रहता है जब वह साफ सुथरा हो। तुम जैसे आदमी कभी नहीं सुधर सकते। पर तुम चिंता मत करो, मैं अपनी गलतियां दोहराती नहीं। इंस्पेक्टर साहब, अंदर आइए। इतना कहकर हीर ने इंस्पेक्टर को बुलाया। वहीं रजत हीर की ओर देखते हुए बोला, हीर, तुम ऐसा नहीं कर सकती। यह सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। और ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने जो तुमने पुलिस बुला ली? तभी हीर बोली, पहला गुनाह ऐश्वर्या को जान से मारना, दूसरा गुनाह श्रेयांश की जान लेने की कोशिश करना, और तीसरा गुनाह एक लड़की से उसकी मर्जी के बिना शादी करने की कोशिश करना। अब तुम लंबी जेल जाओगे मिस्टर रजत। इंस्पेक्टर, ले जाइए इसे। फोन कॉल की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी जिसमें रजत ने खुद कबूल किया है कि उसी ने ऐश्वर्या का खून किया है। रजत हक्का बक्का रह गया, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। पुलिस उसे ले जा चुकी थी। वहीं श्रेयांश ने रिया को थैंक यू कहा और उसकी पूरी पेमेंट देकर उसे वहां से विदा कर दिया। वहीं अब बारी थी घर वालों के आशीर्वाद की। हीर और श्रेयांश ने मंदिर में शादी कर ली थी, इसलिए बस अब घर वालों के आशीर्वाद लेना था। घर वालों ने दोनों को आशीर्वाद दिया और उसके बाद दोनों ने काफी सारी तस्वीरें खिंचवाई। थोड़ी देर बाद विदाई की रस्म शुरू हो गई। विदाई जिसमें हर किसी की आंखें नम हो जाती है। रुद्रांगी और रुद्रांश के साथ साथ सभी घर वालों ने प्यार से हीर को विदा किया। श्रेयांश और हीर दोनों ही राजपूत मेंशन के लिए निकल चुके थे, जहां इशिता और बाकी सभी लोगों ने नई वधू के स्वागत की तैयारी की हुई थी। शादी हो चुकी थी। श्रेयांश और हीर दोनों ही विदा होकर राजपूत मेंशन पहुंचने वाले थे। राजपूत मेंशन में पहुंचते ही सबसे पहले इशिता ने उनकी आरती उतारी। आरती उतारने के बाद उन्होंने हीर से चावल से भरे कलश को अंदर की तरफ गिराकर गृह प्रवेश करने के लिए कहा। हीर ने ठीक वैसा ही किया। इसके बाद इशिता ने हीर को आरती की थाल में पांव की छाप लगाकर अंदर आने के लिए कहा। हीर ने अपनी सास की बात मानी और अपने पांव की छाप छोड़ते हुए अंदर आ गई। अंदर आने के बाद दोनों नवविवाहितों को मंदिर की ओर ले जाया गया, जहां भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए उन्हें बैठाया गया। इशिता ने हीर से कहा कि वह अपने नए जीवन की शुभ शुरुआत के लिए नया दीपक जलाकर भगवान से आशीर्वाद मांगे। हीर ने अपनी सास की बात मानी और नया दीपक जलाकर भगवान से अपने इस रिश्ते को सहेजने और एक दूसरे का साथ निभाने और समर्पण की भावना के साथ जीवन व्यतीत करने का आशीर्वाद मांगा। थोड़ी ही देर बाद सभी लोग हॉल की तरफ आए, जहां छोटी मोटी रस्में होना बाकी थी। सबसे पहली रस्म थी कांटा खोलने की, जिसे आम भाषा में बंधन खोलने का भी कहा जाता है। इस रस्म में दूल्हा दुल्हन के हाथ में पीले रंग के कपड़े में एक सुपारी और एक का सिक्का डालकर बंधन बांधा जाता है। यह बंधन शादी से पहले तक नहीं खोला जाता। कन्यादान के समय यह बंधन दाएं हाथ से खोलकर बाएं हाथ में बांध दिया जाता है, जिसके बाद ही दुल्हन अपने ससुराल जा सकती है। इस रस्म में यह देखा जाता है कि जो भी बिना किसी परेशानी के प्यार से इस बंधन की सारी गांठें खोलता है, उसके रिश्ते में हमेशा प्यार बना रहेगा और आने वाली समस्याओं को वह आसानी से हल कर लेगा। सबसे पहले श्रेयांश ने यह रस्म निभाई। उसने बहुत जल्दी जल्दी सभी गांठें खोल दी। उसके बाद हीर ने सभी गांठें खोल दी, लेकिन उसे थोड़ा अधिक समय लगा। तभी श्रेयांश की चाची बोली, कोई बात नहीं बहुरानी, तुम दोनों अपनी समझदारी से इस रिश्ते को अच्छे से निभाना और अपने जीवन में आने वाली हर मुश्किल की गांठ को सुलझाकर अपने रिश्ते को एक खूबसूरत मुकाम देना। चलो
अब हम दूसरी रस्म शुरू करते हैं। यह रस्म एक बड़े पतीले में होती है जिसमें दूध और गुलाब की पंखुड़ियां डाली जाती है। इस दूध में एक अंगूठी छुपाई जाएगी जिसे दूल्हा दुल्हन को ढूंढना होगा। जो भी इस अंगूठी को सबसे ज्यादा बार ढूंढेगा, यह माना जाएगा कि घर गृहस्थी में उसी की चलने वाली है। इस रस्म में 3 राउंड होंगे और जो सबसे ज्यादा बार जीतेगा वही विजेता कहलाएगा। तभी श्रेयांश की चाची मुस्कुराकर बोली, वैसे मैं तुम सबको बता दूं कि इस रस्म में आज तक बहुएं ही जीतती आई है, तो बहू रानी इस बार हमारी लाज रखना, तुम्हें ही जीतना है। तभी अमूल्या अपने भाई की ओर देखती हुई मुस्कुराकर बोली। अमूल्या बोली, बिल्कुल चाची, भाई तो यह रस्म करेंगे भी नहीं। यह वह बिना रस्म किए ही भाभी की तरफ है। भाभी जो कहेंगी भाई वही करने के लिए तैयार है। क्यों भाई, मैंने सही कहा ना? तभी श्रेयांश मुस्कुराते हुए अमूल्या की तरफ देखकर बोला, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। इशिता जी बोली, चलो अब रस्में शुरू करते हैं। इतना कहकर रस्म शुरू हुई। पहले राउंड में श्रेयांश जीता, लेकिन 2 बाकी के राउंड में हीर ने जीत हासिल कर ली। सभी लोग खुशी से ताली बजाने लगे। अमूल्या हीर को गले लगाते हुए बोली, वाह भाभी, आप जीत गई। इसका मतलब अब भैया पर आपका राज चलेगा और भैया को अब जैसा भाभी कहेंगी वैसा ही करना पड़ेगा। तभी श्रेयांश की चाची हंसते हुए बोली, अरे सही तो कह रही हो, जोरू का गुलाम बनना तो बनता ही है। इतनी सुंदर बहू मिली है तो हमारा श्रेयांश क्यों ना बने जोरू का गुलाम। क्यों दीदी, सही कह रही हो ना? इशिता जी मुस्कुराते हुए बोली, सही कह रही हो छोटी, बस भगवान से यही कामना है कि तुम दोनों हमेशा यूं ही साथ बने रहो। इतना कहकर इशिता ने हीर और श्रेयांश की नजर उतारी और फिर उन दोनों को उनके कमरे में भेज दिया। अमूल्या हीर को लेकर कमरे में आ चुकी थी। हीर ने कमरे में प्रवेश किया तो देखा कि कमरा बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। चारों तरफ गुलाब के फूल बिखरे हुए थे और छोटे छोटी खुशबूदार मोमबत्तियों से कमरा अलग ही सुगंध से महक रहा था। अमूल्या ने हीर को बेड पर बिठाया और हीर से बोली, अमूल्या बोली, भाभी आप यहीं पर बैठिए, आपको कुछ भी चाहिए हो तो बस मुझे बता दीजिएगा। तभी हीर अमूल्या के गाल पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, तुम जैसी प्यारी सी बहन जैसी ननंद हो और मुझे क्या चाहिए, तुम बिल्कुल अक्षिता जैसी हो। अमूल्या खुशी से मुस्कुराते हुए बोली, और आप मेरी सबसे प्यारी भाभी हो। अच्छा अब आप बैठिए, भैया थोड़ी देर में आने वाले हैं। वैसे भी अभी तो भैया से थोड़ा नेक का हिसाब भी चुकता करना है। आप बस बैठिए और देखती रहिए। भैया के क्रेडिट कार्ड पर ना मेरी कब से नजर थी। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, इसका फायदा भैया ने बखूबी उठाया है। मुझसे कहते हैं कि मैं भी बच्ची हूँ, मुझे फालतू खर्च नहीं करना चाहिए, पर कोई बात नहीं, आज मैं उन सारी बातों का बदला लूंगी। भैया के ब्लैक क्रेडिट कार्ड पर तो भाभी मेरी कब से नजर थी। आज देखना मैं भैया को कैसे लूटती हूँ। इतना सुनते ही हीर को हंसी आ गई। हीर बोली, तुम भी ना। अमूल्या बोली, बस बस भाभी, आप भैया की साइड मत लो। चलो आप बैठो और देखो हमारा कमाल। वैसे तो बड़े पक्के बिजनेसमैन बनते हैं भैया, पर आज अगर हमने उन्हें लूटा नहीं तो मेरा नाम भी अमूल्या राजपूत नहीं। हीर के चेहरे पर यह सुनकर मुस्कान आ गई। वहीं अमूल्या हीर को गले लगाते हुए बाहर जाने लगी। जाते जाते अमूल्या हीर से बोली, भाभी आप यूं ही मुस्कुराते रहिए, आपकी हंसी बहुत प्यारी है और आप भी। तभी हीर बोली, तुम भी बहुत प्यारी हो, भगवान करे तुम्हारी हंसी यूं ही बरकरार रहे। अमूल्या कमरे से बाहर दरवाजे तक जा चुकी थी। वहीं हीर को जैसे ही याद आया कि आज उनकी सुहागरात है तो वह थोड़ा घबरा उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह श्रेयांश का सामना कैसे करेगी और क्या कहेगी। थोड़ी देर में श्रेयांश कमरे में आने ही वाला था। तभी अमूल्या और बाकी सभी लड़कियां श्रेयांश को दरवाजे पर ही रोकते हुए बोली। अब बारी आ चुकी थी हीर और श्रेयांश के एक होने की।
पर उससे पहले अभी भी एक पहरा उनके मिलन में बाकी था, और वह था नेक का पहरा, जो कि अमूल्या श्रेयांश से लेने वाली थी। हीर से मिलने से पहले श्रेयांश को अमूल्या से मिलना पड़ेगा, और सिर्फ मिलना ही नहीं बल्कि उसकी नेक की डिमांड भी पूरी करनी पड़ेगी। थोड़ी देर में श्रेयांश कमरे की तरफ आ चुका था, वहीं अमूल्या दरवाजे पर बैठी थी। श्रेयांश जैसे ही अंदर जाने को हुआ, अमूल्या उसकी तरफ देखते हुए बोली। अमूल्या बोली, भैया एक मिनट, आप अंदर नहीं जा सकते। श्रेयांश बोला, क्यों नहीं जा सकता? मेरा ही कमरा है, मैं तो जाऊंगा। अमूल्या बोली, आप अंदर नहीं जा सकते, वह भी बिना नेक दिए। यह रस्म होती है। अगर आपको भाभी से मिलना है तो आपको टोल टैक्स चुकाना पड़ेगा। श्रेयांश बोला, पर ऐसा क्यों? अपने ही कमरे में जाने के लिए टैक्स क्यों चुकाना पड़ेगा भला? अमूल्या बोली, क्योंकि यह रस्म होती है। तो ठीक है, अब बिना किसी देरी के सीधे सीधे डील करते हैं। आप अपना अनलिमिटेड वाला ब्लैक क्रेडिट कार्ड मुझे देंगे, जिससे जितना हमारा मन करेगा उतना अमाउंट निकाल लेंगे। ज्यादा नहीं निकालेंगे, बस थोड़ा बहुत, यही कुछ 10-12 लाख। जैसे ही अमूल्या ने यह कहा तो श्रेयांश को खांसी आ गई। श्रेयांश बोला, 10-12 लाख, यह मामूली रकम है तेरे लिए? अमूल्या बोली, भाभी के सामने तो यह 10-12 लाख भी कुछ नहीं है। शुक्र मानो कि बस इतना ही मांगा है। अगर आपको भाभी से मिलना है तो ठीक है, चुका दो यह टैक्स। नहीं मिलना है तो फिर देख लो आप अपने हिसाब से। देखो भैया, आप केवल आज ही भाभी से मिल सकते हो, क्योंकि कल आपको कुल देवी की पूजा के लिए कुल देवी के मंदिर जाना है, और कुल देवी की पूजा 2 दिन तक चलती है। इन 2 दिनों में आप भाभी के पास नहीं रह सकते, इतना तो आपको पता होगा। बाकी आप समझदार हो, वैसे टाइम जा रहा है। अमूल्या बात बात में श्रेयांश को यह बता रही थी कि जल्दी से नेक दे दे, नहीं तो समय बीता जा रहा है। वहीं श्रेयांश बोला, अजीब गुंडागर्दी है। देखो, इतना ज्यादा टैक्स तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। नेक के नाम पर तो तुम बिल्कुल लूट मचा रही हो। अमूल्या बोली, ठीक है, खड़े रहो बाहर। अमूल्या ने इतना कहा ही था, तभी वहां इशिता जी आ गई। इशिता जी श्रेयांश को देखकर बोली, क्या हुआ श्रेयांश बेटा, यह शोर कैसा? श्रेयांश बोला, देखो ना मम्मी, लूट मचा रखी है। कह रही है कि नेक के नाम पर इसे ब्लैक क्रेडिट कार्ड चाहिए, वह भी मेरा। इशिता जी बोली, क्या सच में? अमूल्या, यह गलत बात है बेटा। तुमने श्रेयांश से उसका क्रेडिट कार्ड मांगा? श्रेयांश खुशी से झूम उठा और अपना कॉलर को इतराते हुए ऊपर करते हुए बोला, अमूल्या की तरफ इशारा करने लगा कि तभी इशिता जी अमूल्या से बोली, मुझे तो लगा नहीं था कि तुम इतने से मान जाओगी। चलो कोई बात नहीं, तुम इतने से ही मान गई हो तो मुझे लगा तुम्हें थोड़ा और भी चाहिए होगा। अमूल्या बोली, नहीं मम्मी, क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा तो हम सब कुछ खरीद लेंगे, जो जो हमें चाहिए होगा। क्यों बहनों, सही कह रही हूं ना मैं? बाकी लड़कियां भी हाँ में हाँ मिलाती हुई बोली। अपनी मम्मी को अमूल्या की साइड लेते हुए देख श्रेयांश बोला, यह क्या बात हुई? अभी अभी पार्टी बदल ली। इशिता जी बोली, बेटा दे दो, नेक होता है यह। श्रेयांश बोला, दुश्मन न करे, मम्मी ने वो काम किया है। इशिता जी बोली, ठीक है लड़कियों, तुम्हारा भाई आज हॉल में सोने वाला है, तुम कुंडी लगाओ और चलते बनो। श्रेयांश बोला, एक मिनट, मैंने कब बोला मैं हॉल में सोऊंगा? दे रहा हूं, पर मेरा वॉलेट यहाँ नहीं है, वह अंदर कमरे में है। अमूल्या बोली, झूठ किसे बोल रहे हो भाई? हम सबको पता है कि आपको आपका वॉलेट सबसे ज्यादा प्यारा है, जो अभी आपकी जेब में है। अब वरना मैं रुद्र भाई और ओम भाई को भी बुलाऊंगी। अभी तो इसमें हमारा ही हिस्सा है, वो आ जाएंगे तो उनका हिस्सा भी देना पड़ेगा आपको। ओम भाई तो कुछ कहेंगे नहीं, पर रुद्र अच्छा खासा हिसाब लेंगे आपसे। रुद्र का नाम सुनते ही श्रेयांश ने चुपचाप अपने वॉलेट में से क्रेडिट कार्ड निकाला और अमूल्या को दे दिया। श्रेयांश बोला, ले खुश रहे। अमूल्या बोली, खाली मैं पूरे 20 मिनट गवा दिया आपने, इससे पहले ही दे देते
तो देखो टाइम की तो वैल्यू ही नहीं है आपको। श्रेयांश बोला, कोई बात नहीं बेटा, मेरा भी टाइम आएगा। पक्का बिजनेसमैन हूं मैं, बिजनेस करना नहीं छोड़ता हूँ और टाइम सबका आता है। अमूल्या अपने बालों को लहराते हुए स्टाइल मारकर बोली। अमूल्या बोली, हाँ देखा जाएगा, जब आपका टाइम आएगा तब। फिलहाल के लिए तो टाइम हमारा है और कल हम शॉपिंग पर जाने वाले हैं। इतना कहकर अमूल्या ने श्रेयांश को कमरे की चाबी दी और अपनी गर्ल्स गैंग के साथ वहां से चलती बनी। वहीं ईशिता जी श्रेयांश से बोली, कोई बात नहीं बेटा, होता है होता है। श्रेयांश बोला, रहने दो, आप ही ने इसे ऐसा करने को कहा था ना। इशिता जी बोली, बिल्कुल नहीं, मैंने तो बहुत सी चीजें बोली थी इसे करने के लिए, पर इसने तो बस क्रेडिट कार्ड ही मांगा। खैर कोई बात नहीं, चल जा, बहू इंतजार कर रही है। इतना कहकर इशिता जी भी वहां से चली गई। श्रेयांश अपने सर पर हाथ फेरते हुए बोला। श्रेयांश बोला, पता नहीं कहाँ फंस गया मैं, हीर इंतजार कर रही होगी। इतना कहकर उसने दरवाजा खोला और देखा कि हीर वहां सिमटी संकुचाई सी बैठी हुई है। श्रेयांश ने दरवाजा बंद किया और फिर अपना वॉलेट वहीं टेबल पर रखते हुए धीरे धीरे हीर के पास आया। हीर घबरा रही थी और अपने पैरों को पीछे की तरफ करते हुए अपने सर को झुकाकर पलकों को झुकाए बैठी हुई थी। श्रेयांश ने उसकी इस हरकत को देखा और मुस्कुरा उठा। श्रेयांश धीरे से हीर के पास आया और वहीं बेड पर बैठ गया। हीर ने अभी भी अपनी आंखें नीचे झुका रखी थी। श्रेयांश हीर की तरफ देखते हुए बोला, कब से चाहता था तुम्हें यह कहना, बहुत सुंदर लग रही हो आज। हीर ने यह सुना तो शर्म से उसके गाल लाल हो गए। श्रेयांश हीर की हालत देख रहा था। श्रेयांश बोला, अभी से इतना शर्माने लग गई तुम तो, आगे क्या होगा। जैसे ही हीर ने यह सुना, वह शर्म से उठ खड़ी हुई और बालकनी की तरफ जाकर खड़ी हो गई। श्रेयांश ने हीर का यह अंदाज देखा तो वह चुपके से हीर के पास आया और उसने पीछे से हीर को गले लगा लिया और अपनी थोड़ी हीर के कंधे पर रखते हुए बोला। श्रेयांश बोला, लो जी, शुरू होने वाली है हीर और श्रेयांश की प्यार भरी बातें और प्यार भरी वो रात जिसका इंतजार श्रेयांश कब से कर रहा था। श्रेयांश और हीर के इजहारे इश्क का भाग हम आने वाले 2 भागों में पढ़ेंगे। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।